अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उबैद है एंड वेलकम टू दी आर माई पॉडकास्ट विक्ट्री स्पेक्ट्रम। हमारी जो पॉडकास्ट है वो उन बिज़नेस लीडर्स के बारे में है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ बड़े ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी वाले गेस्ट मौजूद हैं। ही इज़ अ सीजन्ड लीडर इन पावर सेक्टर। He has obtained electrical engineering from UET and MBA from LUMS. He has also qualified executive program in management strategy and leadership from Columbia Business School. He worked in senior management capacities in Capco, Emirates, CMS, Shoehat, Tawila, and currently he has just concluded an impactful tenure as a chairman of NAPRA, and currently he is serving as a CEO for Alter Consulting. Please welcome the finest business leaders in power sector, Mr. तौसीफ हसन फारूकी। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सबसे पहले सर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया जनाब। तो सर अपने करियर जर्नी के बारे में बताइए, हाउ यू स्टार्टेड योर करियर। बड़ा एक नॉर्मल सा, जैसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मेरी पहली जॉब थी, आई वाज सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर जाफर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेलिंग वैक्स कंप्यूटर्स। तो मोटर बाइक हुआ करती थी होंडा 70। और मेरे दोस्त मुझे छेड़ा करते थे कि सुबह गुब्बारे में जैसे फुला के उसको छोड़ दिया जाता है तो ये सुबह निकलता है और शाम तक जो है ये मोटर बाइक पे मुख्तलिफ कस्टमर्स को चक्कर लगाता है उनके पास। तो मुझे टारगेट ये मिला था कि अगर एक साल में भी मैंने क्योंकि उनके बड़े सिस्टम्स हुआ करते थे वैक्स के, वो अगर आपने बेच दिया तो इट विल बी एन अकम्पलिशमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला सिस्टम 3.5 महीने के बाद बिक गया था। तो उसके बाद वापडा में 300 इंजीनियर्स की वैकेंसीज आई। तो मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 12वां नंबर आ गया माशाल्लाह। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में मेरा जो है वो बढ़ के 7वां नंबर हो गया। तो मेरे वालिद साहब प्रिंसिपल थे, फिर मेरे एक बहनोई, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कर्नल थे आर्मी में। तो उन्होंने मुझे कहा, हालांकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था सच पब्लिक सेक्टर में जाने का, तो आई वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन प्राइवेट सेक्टर। तो बस फिर वो मैंने वापडा ज्वाइन कर लिया। पहले 1 साल ट्रेनिंग थी, फिर 3 साल में वापडा में रहा, वापडा हाउस में। तो ये मेरी जर्नी थी, नॉर्मल जर्नी। ओके, एज अ चेयरमैन ऑफ नेपरा क्या क्या चैलेंजेस आए व्हेन यू जॉइन दिस इन अ लीडरशिप कैपेसिटी? चेयरमैन नेपरा की जो पोजीशन है वो बड़ी ही डिमांडिंग, बड़ी ही चैलेंजिंग पोजीशन है। और इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मेनली। एक आपकी टेक्निकल नॉलेज, दूसरा आपका कमर्शियल नॉलेज या फाइनेंशियल एक्यूमेंट, और तीसरा रेगुलेटरी नॉलेज। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास टेक्निकल और कमर्शियल नॉलेज तो था। और मैंने ड्यूरिंग डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स लीगल एडवाइजर्स के साथ भी डील किया था और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को मैं समझता था अबू धाबी के। लेकिन यहाँ जो गैप था वो बड़ा ज़बरदस्त फेल हुआ और मैंने बड़ा इन्जॉय किया। तो हमारे जो 3 मेन आप समझें कि सब सेक्टर्स होते हैं, वो होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन तीनों में काम करने का मौका मिला क्योंकि ये सारी जो कंपनीज थी ये रिपोर्ट करती हैं रेगुलेटर को। और ये 3 पैरामीटर्स जो मैंने बताया, टेक्नो, कमर्शियल, रेगुलेटरी, इसमें काम करने का मौका मिला। ओके सर, रिपोर्टिंग जो है ओवरऑल जो है क्या क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो यहाँ पे बेतहाशा हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है मैं समझता हूँ वो ये है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो अनबेरेबल है। हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से वो कंपैरेटिव नहीं रहे दुनिया में। और इसके अलावा हमारे जो डोमेस्टिक हैं कंज्यूमर्स, उनके लिए भी इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो अनअफोर्डेबल हो गई है। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 3 सब सेक्टर्स हैं, उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं। जनरेशन में आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 45,000 मेगावाट के करीब है और हम 30,000 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सिर्फ 15,000 मेगावाट ऐसा है जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं और विदाउट यूटिलाइजेशन। चले उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो लो एफिशिएंसी के पुराने लगे हुए होंगे, उनको निकाल भी दें तो मेरा ख्याल है 8-10 हज़ार मेगावाट हमारे पास इस वक्त एडिशनल है। कुछ अर्सा पहले, आज से 5-7 साल पहले हमारे पास 8-10 हज़ार मेगावाट शॉर्ट थे।
आज हमारे पास 8-10 हज़ार मेगावाट ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हम उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। बिजली वजह क्या है इतनी सर? महंगी हो गई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर हमारे पास शायद ट्रांसमिशन सिस्टम्स भी हमारे जो है वो इस काबिल नहीं है कि शायद 30 हज़ार से बियॉन्ड हम जा सकें। हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि इतनी डिमांड कभी गई नहीं, तो उसको रीवैम्प करना अलग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। आप कराची में हैं तो इस वक्त हम कराची में बात करें कि यही है यहाँ पे, लेकिन बाकी 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो ये सारे मिल मिला के बहुत बड़े चैलेंजेस थे। और पावर सेक्टर में जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ है वो है गवर्नेंस का चैलेंज। क्योंकि वी हैव टू हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, जो कि बड़ा बैडली मिसिंग है यहाँ पे। तो जो समझते हैं पावर सेक्टर को वो इसको चला नहीं रहे, और जो चला रहे हैं वो इसना शायद समझते नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। सही है, जो लोग अब बैठे हुए हैं वो सही हायरिंग सही नहीं हुई है। इसके पीछे किसका हाथ है? डेमोक्रेटिक मामलात हैं, ब्यूरोक्रेटिक मामलात हैं? देखिए जी, मैं ना ज़िंदगी में मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बजाय और उस पे बैंड बजाने के बजाय मैं ये समझता हूँ हमें सॉल्यूशंस पे आना चाहिए। ठीक है, हमें दुनिया ने ऐसे ही तरक्की की है। दुनिया ने अपने पावर सेक्टर्स को अपने अलग से और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जो उनके चैलेंजेस थे या सेक्टर्स थे बड़े ट्रबल्ड, उनको ऐसे ठीक किया। दे जस्ट हैव टू पुट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। उसके लिए आपको बोर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड, आपको ट्रांसमिशन कंपनी के बोर्ड, आपको बेहतरीन जनरेशन में पाकिस्तान बड़ा एडवांस था। हमने बैक इन आई थिंक 1994 में हब को हमने पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में लगाया था। फिर हमने कोटादू पावर कंपनी प्राइवेटाइज किया था। तो काफ़ी हमारे चैलेंजेस जनरेशन साइड पे हमने ओवरकम कर लिए। वो और बात है, हमसे पास्ट में थोड़ी सी मिस कैलकुलेशंस हुई, हमने प्रोजेक्शन सही नहीं की, हमने बहुत एक्सेस कैपेसिटी लगा दी, फिर हमने अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो प्रोजेक्शंस ठीक ना होना, फिर थर्मल पे सारे प्लांट्स लगा देना जिनका इंपोर्टेड फ्यूल पे जिनका इन्हिसार है सारा। फिर जब ये आपकी यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है तो आपकी प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट कर गई। तो एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत इशू पड़ गया। फिर हमारे जो डॉलर सिचुएशन थी हमारी, वी वर डेफिनेटली डॉलर स्टार्व्ड। तो वो हमें बहुत बड़े चैलेंजेस आए क्योंकि हम उस कीमत पे ख़रीद नहीं सकते थे जिस कीमत पे दुनिया में 3 हम मेन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्टेड। एक जो है वो हम इम्पोर्टेड जो RLNG है वो इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल करते हैं और फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हो गए। सर ये बताइएगा, आप कह रहे हैं बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कि इश्यूज़ आ रहे हैं। आपकी नज़र में सबसे कौन सी सोर्स है जिसके ज़रिए हम जो है सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं? देखिए, हमने वेदर इट्स विंड एनर्जी, वेदर इट्स हाइड्रो, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है कुदरती चीज़ों से ज़खायर से माला माल किया है, तो वाई वी आर नॉट यूजिंग इट? जी, देखिए, एक ज़माना था जब हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए थे। आपको पता है काला बाग डैम का एक आया था, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, पोलिटिसाइज हो गया मामला। दुनिया में जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने एक बड़े अच्छे वेंचर को जो है हमने उसको पोलिटिसाइज कर दिया। तो हमने बड़े डैम्स नहीं बनाए। हमारे बड़े डैम्स ये तरबेला है, मंगला है, उससे पहले छोटा सा वारसक था। तो वो अब हमने शुरू किए हैं 4 मेगा डैम्स। वो हमें करना चाहिए था काम, लेकिन ये बात भी है कि हमारे चैलेंजेस उस वक्त इतने ज़्यादा थे कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ईजीएस्ट जो तरीका है और फास्टेस्ट वो ये है कि हम थर्मल प्लांट्स लगाएं। और हमने शायद अपनी प्रोजेक्शंस ठीक नहीं की। हमारा ख्याल था कि हम 5 से 7% ग्रो करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब हमारी ओवर कैपेसिटी हो गई। तो आजकल के ज़माने में, उस ज़माने में तो हमने जो लगाए हैं अपने विंड के और सोलर प्रोजेक्ट, वो भी 14 सेंट 17 सेंट पे लगाए थे। अब ये है कि आजकल के ज़माने में आप मुझसे पूछें तो चीपेस्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आपका सोलर का होगा। मैंने SGMN नैपरा तकरीबन 12 प्रोजेक्ट्स के हमने 600 मेगावाट की मैंने लाइसेंस भी दिया और फिर टैरिफ भी दिया। तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का लोएस्ट टैरिफ तकरीबन 3.4 सेंट हमने दिया। अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो नोटिफाई नहीं हुए। उसकी पावर मिनिस्ट्री ने कहा कि जी हमारे पास ओवर कैपेसिटी है। हालांकि
कैपेसिटी ओवर होना और चीज़ है और एनर्जी कॉस्ट कम होना और चीज़ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि अब हम अपनी जो मोस्ट एक्सपेंसिव जनरेशन है उसको जो है वो हम नॉक ऑफ करें सस्ती तरीन बिजली से, चाहे वो सोलर की हो चाहे वो विंड की हो। ओके सर, एज द चेयरमैन ऑफ नेपरा आपने सोशल प्रोजेक्ट्स का क्या क्या लिए इनिशिएटिव्स जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हों, CSR के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी, जी इंडस्ट्री और एकेडमिया की लिंकेज के हवाले से? मैंने 5 इनिशिएटिव्स लिए जिसका मुझे बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ 4 years? जी माई ड्यूरेशन ऑफ 4 years। पहले साल ही मैंने शुरू कर दिया था। पहला मेरा जो था सबसे पहले दिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है नेपरा 9 बजे, तो 9:05 पे मेरे एक इंजीनियरिंग के क्लास फेलो जो कि मेरे डायरेक्टर जनरल थे नेपरा में, उनसे मैंने पूछा कि जब मैं वहाँ से अबू धाबी से चला था पैक करके मैं आया यहाँ पे, तो मैंने वहाँ सुना था कि कराची में 29 फर्टेलिटीज़ हुई हैं, 29 अमवात हुई थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। तो ये मुझे बताइए कि आपके पास कोई रिपोर्ट है उसकी? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा टीवी से। तो मैंने कहा आज 15 दिन गुजर चुके हैं इस बात को, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई फॉर्मल KE की तरफ से? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार ये फिर अजीब ही हाल है इस पाकिस्तान की पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो मैंने KE को बुला लिया। 2 दिन के बाद वो लोग कराची से आए। तो मैंने कहा आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि टॉप मैनेजमेंट सारी आई, मैं आई एम द न्यू चेयरमैन नेपरा, 2 मेरे मेंबर लेफ्ट पे और राइट पे बैठे थे, तो आपसे पूछना ये था कि हमने आपको जनरेशन का लाइसेंस दिया, ट्रांसमिशन का दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का दिया, जैसे क्वीन जेम्स बॉन्ड को बंदे मारने का लाइसेंस देती थी, ऐसा कोई लाइसेंस दिया? लाइसेंस टू किल। लाइसेंस टू किल। तो जो अगर नहीं दिया तो देखिए ना, अगर फ़र्ज़ करें आपकी दूध सप्लाई करने का काम है आपका, उससे बच्चे मरना शुरू हो जाए, ये तो हमने तो ये लाइसेंस तो आपको नहीं दिया, ये तो किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो आप ये समझें कि 9 बजे मैंने ज्वाइन किया, अगर तो 9:05 पे पहला इनिशिएटिव लिया, इसका नाम था पावर विद सेफ्टी। पावर विद सेफ्टी, ओके। और ये पूरे पाकिस्तान के HSC का, तो मैंने नेपरा की हिस्ट्री का 200 मिलियन हमें अलाउड है जो हम जुर्माना कर सकते हैं, 20 करोड़ रुपए, वो KE को किया। और जितनी अमवात हुई थी उनके नेक्स्ट ऑफ किन लवाहिकीन को 35 लाख रुपए पर हेड दिलवाया, और उनको जॉब्स नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब्स जी और उनको जॉब्स दिलवाई। और ये मॉडल मैंने पूरे पाकिस्तान में रोल आउट किया, सारे डिस्कोज में। जहाँ भी कोई मौत होती है खुदा ना खास्ता, चाहे उनके अपने बंदे की हो, एम्प्लॉय की हो, या उनकी वजह से किसी कंज्यूमर की हो, ठीक है, उनका अगर फॉल्ट है, दे आर बाउंड टू पे। ओके, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह करवाया। और तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, और ये अल्लाह ताला का वादा है सूरह माइदा में कि अगर आपने एक इंसान की जान बचा ली तो गोया आपने सारी इंसानियत की जान बचा ली। तो इससे कितने लोगों की जान बची होगी, आप अंदाज़ा करें कि हमने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने एक नेपरा में HSC का पूरा डिपार्टमेंट बनाया। और एक साहब थे, वो सऊदी अरब से वापस आना चाह रहे थे, उनको जो कि वहाँ पे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, उनको बुलाया और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के HSC मैनुअल्स बनाए और ज़बरदस्त सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया। पूरे सिस्टम को हमने आप हैरान होंगे इस बात में कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी डिस्को के अंदर कोई HSC डायरेक्टरेट नहीं था, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का, वो क्रिएट करवाया। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे मैंने बहुत जोर दिया। उन्होंने छोटी सी बुकलेट भी बनाई जो कि तमाम एम्प्लॉयज़ अपनी जेब में रखते हैं, और उनको ये कहा गया है कि अगर आपको ये प्रॉपर PPE ना दें, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट ना दें, तो आप काम करने से इनकार कर दें। और थीम ये है कि आप सुबह जब ऑफिस आएँ तो रात को सेफली अपनी फैमिली के साथ जाकर डिनर करें। ये थीम था। और जैसे वही वाली बात कि किसी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मैल फंक्शन या गलत फंक्शन या कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सेफ्टी पे की वजह से उसको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो इसको पावर विद सेफ्टी दिया। फिर एक मैंने इनिशिएटिव लिया पावर विद सिक्योरिटी। पावर विद सिक्योरिटी, ओके। और पावर विद उसमें जो है मैंने पूरे पाकिस्तान के जितने मेरे पावर सेक्टर है उसमें उनकी जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर जोर दिया। पहली दफ़ा, क्योंकि हमारा ख्याल था ये मिनिस्ट्री कोई हमें देगी लेट्स से IT की या कोई और, लेकिन किसी से हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर हमने अपने तो सर हैकिंग के कोई इंसिडेंट हुए थे क्या? ये कंज्यूमर का डेटा पूरा ले गया है? देखिए, एक हमारी ट्रांसमिशन पूरा हमारा पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था, जिसको इंडिया ने क्लेम किया 3 दिन का या 2 दिन का, एक दिन 1.5 दिन का तकरीबन या 1 दिन का, कि हमने जो है वो अटैक किया था NTTC के वेबसाइट पे। तो वो सही था या गलत था उसकी हमें कोई कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन उससे कम से कम हमें ये हो गया कि दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल इन दिस मॉडर्न इरा।
तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत, तो हमने अपने रेगुलेशंस लेके आए सिक्योरिटी के और उस पर बहुत काम किया। सारी हमने अपनी एक सर्ट बनाई, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और बेहतरीन पाकिस्तान के 12 ब्रेन्स जो थे हमने उसमें साइबर सिक्योरिटी पे मतलब वी वर मच एडवांस दैन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन या रेगुलेटरी अथॉरिटी इन पाकिस्तान। तो ये हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उसमें पूरा उनको बताया कि आपको क्या क्या पैराफर्नेलिया, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू प्रोटेक्ट योर इक्विपमेंट एंड इंश्योरिंग कि वो अगर कोई आपके पास हैकिंग होती है या वायरस आता है तो वो फ्लो नहीं करता आगे। क्योंकि इस वक्त हमें ये ख़तरा है कि दुनिया में कहीं भी कोई बैठ के हमारी टर्बाइंस को उल्टा घुमाना शुरू कर सकता है, ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि अब एवरी डैम थिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो उससे उसके बड़े अब हम मोस्ट मॉडर्न जो है वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, हम ये रिन्यूएबल एनर्जी लेके आ रहे हैं, वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी है, तो दे आर ऑल प्रोन टू वल्नरेबिलिटी बेसिकली। उसको हमें फिर एक जो और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया मैंने वो है पावर विद प्रॉस्पेरिटी। वेरी गुड। और ये CSR से रिलेटेड है। इसमें मैंने अपनी सारी जो जितनी 300 प्लस लाइसेंसीज थे उनसे ये पूछा कि भाई आप ये बताओ जिस कम्युनिटी में आप ऑपरेट कर रहे हो ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ पाकिस्तान या ईस्ट टू वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम कर रहे हो। तो आपको सुन के बहुत खुशी होगी, मेरे पास नंबर्स तब तक के जब मैं चेयरमैन था लास्ट ईयर अगस्त तक के, उन्होंने तकरीबन 43 बिलियन रुपीज़ इसमें लगाए। न्यू CSR प्रोजेक्ट 1050 के करीब शुरू किए, 66,000 के करीब जॉब्स नई क्रिएट हुई और 66,000 जिसमें तकरीबन 10,000 प्लस 11,000 के करीब जो है ना वो ख़वातीन की जॉब्स थी। और ये इतना बड़ा नंबर है क्योंकि हिस्टोरिकली पावर सेक्टर के अंदर जो फीमेल की तादाद थी वो 1 से 1.5% थी। तो उन्होंने तकरीबन ड्यूरेशन ऑफ 4 years 66,000 और उन्होंने तकरीबन इन प्रोजेक्ट्स में विद माई स्पेशल फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट उन्होंने तकरीबन 18% के करीब जो है वो फीमेल्स को इसके अंदर एम्प्लॉय किया, जो कि एक बहुत स्टैगिंग नंबर है। और इसके अलावा मैंने एक अखुवत फाउंडेशन के साथ अपने कुछ लाइसेंसीज के साथ मिल के शुरू किया एक पावर विद प्रॉस्पेरिटी फंड। अभी चंद दिन पहले मुझे डॉक्टर अमजद साकिब जो है उनका एक मैसेज आया कि जो हमने 5 करोड़ रुपए हमारे कुछ लाइसेंसीज ने दिए थे उनको डायरेक्ट उनको पेमेंट की, उससे हमने एंडाउमेंट फंड बनाया और वो अब माशाल्लाह प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट कर दिया, उससे जो है फंड जनरेट हो रहा है। फंड लेके उसको हमने लोगों को दिया और उससे उनके रूफटॉप सोलर लगाए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि कर्जे हंसना था, एक टेडी पैसा उसके अंदर सूद नहीं था और 100% जो है ना वो उन्होंने पेमेंट की, रिकवरी 100%, नॉट इवन 99.9%। और वो उन्होंने डिश आउट किया नई फैमिलीज़ को। तो शुरू में जब मैं शुरू ये इनिशिएटिव लिया तो हमने 134 फैमिलीज़ को रूफटॉप सोलर दिया। आज वो जो लेटेस्ट नंबर उन्होंने मुझे दिया 753 फैमिलीज़ को हो गया। कैसे कि वो 124 को जब गया उन्होंने पैसे वापस किए 1 साल के अंदर और वो नए, तो वो एक सर्कल में आ गया। तो उससे अगर मॉनेटरी इम्पैक्ट उसको देखें ना तो जो हमने इनिशियल 5 करोड़ लगाया था वो 24 करोड़ रुपए हो गया है माशाल्लाह ये सर्कुलेशन की वजह से। तो विदाउट अ सिंगल पेनी ऑफ इंटरेस्ट और 100% रिकवरी। मतलब उनकी मौजज़ा है सर, ये मौजज़ा है और ये मौजज़ा हुआ। और डॉक्टर अमजद साकिब की मैं आपको शेयर करूँगा, उनकी रिकॉर्डेड मेरे पास हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी आप बेशक चेयरमैन नेपरा नहीं है लेकिन आपने ये इतना ज़बरदस्त बीज बोया और आप ये देखें ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो ओरिजिनल पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी आप हमें मज़ीद मदद करें। तो मैं इंशाल्लाह मैंने कहा ठीक है, तो आई विल प्रॉब्ली बी वर्किंग एज देयर एम्बेसडर ऑन दिस फ्रंट। चौथा था पावर विद मैंने आपको सेफ्टी बता दिया, सिक्योरिटी बता दिया और आपको मैंने प्रॉस्पेरिटी बता दिया। पावर विद यूनिटी, इसमें मैंने क्या किया कि नेपरा का प्लेटफॉर्म यूज़ करके बीइंग द रेगुलेटर मैंने इंडस्ट्री और एकेडेमिया को इकट्ठा किया, यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसमें जो आपके HSC के चेयरमैन हैं, HEC के हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की और मैंने कुछ 30 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके और हमने एक पोर्टल बनाया। और आइडिया ये था कि हमारे पोर्टल किस चीज़ का, जॉब नहीं प्रोजेक्ट्स का पोर्टल, कि हमारी जो इंडस्ट्री है
वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ लेके आए कि फ़र्ज़ करें जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई कि जब यहाँ पे एक पोर्ट कासिम का प्लांट लग रहा था तो 129 दफ़ा ट्रिप कर गया। क्यों? कि जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन थी ना वो सर्दियों पे उस पर फ़र्ज़ करें एक हमारे यहाँ कोरोना इफ़ेक्ट होता है वो उस पर बहुत हो रहा था मौसम की वजह से, तो उस पर एक स्पेशल कोटिंग की गई जब उन ट्रांसमिशन लाइन्स पे, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो ऐसे हम बहुत सारे, तो मुझे पता चला कि हमारे पास सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते थे उस पोर्टल, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स, ये उन दोनों के लिए है कि हमारी इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम बताए और हमारे प्रोफेसर्स और हमारे स्टूडेंट्स उसका सोल्यूशन लेके। तो प्रोफेसर्स को इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर था कि जो दिल कम अप विद द सॉल्यूशन। सॉरी लेमैन क्वेश्चन। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये मेरे बिल्कुल एंड पे हुआ, मुझे अब इसका ये नहीं पता कि इसका कितना इम्पैक्ट हुआ, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स आखिर बाहर जाके पढ़ते हैं, PhDs करते हैं, बिल्कुल सही तो PhD तो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स पे ही होती है ना, बिल्कुल सही तो उनको दे शुड हैव द ब्रेन पावर टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये चलता है तो आप समझें कि हम बेतहाशा अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं लोकल इंडिजिनस सोल्यूशन से। तो एक ही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पावर विद इक्वालिटी। वेरी गुड। पावर विद इक्वालिटी क्या है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो आजकल बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई कर रही हैं। मुझे UET ने बुलाया कि आई एम फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम देयर एलुमनाई, तो उन्होंने मुझे एक टॉक के लिए बुलाया। तो जब मैं वहाँ गया तो आई वाज शॉक्ड टू सी सो मैनी गर्ल्स आउट देयर, क्योंकि मेरे ज़माने में मेरी क्लास में 1984 में 10 लड़कियाँ आई थी तो पीपल वर सरप्राइज कि 10 लड़कियाँ। अभी जब मैं गया तो हर तरफ जैसे लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं ना, लड़के मुझे कम नज़र आए। तो मैंने वाइस चांसलर साहब से पूछा कि इतनी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी आपको पता है कि मैंने कोटा कर दिया है। मैंने कहा लड़कियों का? कहते नहीं लड़कों का है। मैंने कहा ये क्या मतलब? तो उन्होंने कहा जी कि अब हमने 50% मैक्सिमम लड़के आ सकते हैं, क्योंकि लड़कियाँ आ सकती हैं और लड़के मिनिमम 50% ज़रूर आएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से 62-63% लड़कियाँ आई, तो दे हैव ओवर पावर्ड बॉयज़। ओके। तो अब उनको बॉयज़ को टू गेट स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट UET से, और एंडेंजर्ड स्पीशी बन गए हैं वो यहाँ पे, तो उनको उनकी उसको नंबर को कंट्रोल करने के लिए हमने 50% का कोटा लड़कियों पे कर दिया। लेकिन समहाउ ये लड़कियाँ पढ़ तो रही हैं बट जॉब में ट्रांसलेशन नहीं हो रही इस नंबर की। कैसे कि पावर सेक्टर में मैंने आपको बताया 1 से 1.5% ख़वातीन थी, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं नेपरा में और फिर पावर सेक्टर में नंबर बढ़ाऊँ। तो नेपरा में तकरीबन 56% जो ख़वातीन थी वो मैंने हायर की ड्यूरिंग माई टेन्योर, ठीक है, और दे वर ऑल ऑन मेरिट और डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और पहली मैंने डायरेक्टर प्रमोट की अपनी IT की नेपरा में। फिर हमारी एक छोटी सी मेरी मतलब उसमें काबिज थी, हमारी पहली मेंबर नेपरा में आई फीमेल। तो और पावर सेक्टर में कोशिश की कि हर सतह पे वापडा में और डिस्कोज़ में और प्राइवेट कंपनीज़ में ही हो। और मैंने आपको पहले जिक्र किया जो CSR के प्रोजेक्ट्स किए उसमें उन्होंने माशाल्लाह 11,000 प्लस ख़वातीन की जॉब्स दी, विच इज़ फिनोमिनल। माशाल्लाह। सर प्रोविंशियल ग्रिड लाइसेंसेस भी इशू किए आपने अपने टेन्योर में? पहली दफ़ा जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को ये राइट हासिल हो गया है कि अगर वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, सेंट्रल ग्रिड से, तो वो अपनी बिजली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, अपनी ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं विद इन देयर प्रोविंसेस। तो हमने पहला ट्रांसमिशन का जो है वो लाइसेंस दिया सिंध को, और दूसरा KPK को दिया, और तीसरा अब पंजाब को मिला है। ओके सर, यू ऑल्सो डीरेगुलेटेड होलसेल मार्केट थ्रू कंपेटिटिव ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बायलैटरल मार्केट। थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा प्लीज़। जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि कोलंबिया बिज़नेस स्कूल में जब मैं था तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई, और उनमें एक बहुत काबिल ज़िक्र लेसन ये था कि दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू डू बिज़नेस। सर अगर प्राइवेट आदमी के हाथ में आ जाएगा फिर तो वो तो एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइटेशन के से बचने यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरी मोनोपोली है, जी मैं जो हूँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइडर हूँ, एक कंपनी है, और मैंने मार्केट बैरियर क्रिएट कर दिया है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, उसके इलैबोरेशन में नहीं चाहता मैं, तो मैं चाहे 50 रुपये पर यूनिट बेचूँ, 70 रुपये बेचूँ, 90 रुपये बेचूँ, कंज्यूमर तो खरीदेगा। नहीं, मुझे तो अपने घर की लाइट जलानी है ना। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मोनोपोली हो, सबसे पहला मैंने काम ये किया यहाँ पे कि मैंने मोनोपोली ख़त्म की। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो लाइसेंस था ना, वो था एक्सक्लूसिवली बेस्ड, मीन्स कि जो एरिया जिसका है, जैसे KE का एरिया है, उसमें कोई और नहीं आ सकता। इस दफ़ा 20-20 साल का जो लाइसेंस उनका रिन्यू हुआ है, उसमें मैंने एक्सक्लूसिविटी ख़त्म कर। अभी कोई और प्लेयर आ सकता है मार्केट में? बिल्कुल आ सकता है, और आएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक CT BCM
जो है उसी के इनिशिएटिव में व्हीलिंग चार्ज एक आना है। अभी बस वो नेपरा के पास पिटिशन उसकी गई हुई थी, उन्होंने हेयरिंग कर ली हुई है, दे आर वर्किंग ऑन इट, होम में बी अनदर 1 month or 2 इंशाल्लाह आप व्हीलिंग चार्ज आ जाएगा, देन यू विल इंशाल्लाह सी मैनी मोर प्लेयर्स कमिंग in this field. How many years down the line? 3 years or 5 years? People are so anxiously waiting. इस साल लोग आना चाहते हैं। Very good. उसका आइडिया ये है कि आप नॉर्थ से लेके बिजली साउथ में भेज दें, ईस्ट से वेस्ट, कहीं से कहीं पाकिस्तान में आप एक व्हीलिंग चार्ज आप दे दें एनटीडीसी का, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, और आप कहीं से कहीं बिजली ले जाएं, और जो भी उसमें एक हमारे क्रॉस सब्सिडी एक्सटेंडेड कॉस्ट होती है। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब और प्लेयर आने शुरू हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो तौसीफ भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा? अभी नहीं, जहाँ अफोर्डेबल रेट से मुझे जो है पर यूनिट कॉस्ट मिल रही है, मैं वहाँ अभी जो CTBCM का इनिशिएटिव है ना, वो है आपका होलसेल मार्केट के लिए। या आप ये समझ लें कि जो बड़े पाकिस्तान के 3000 प्लेयर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं 1 मेगावाट से ऊपर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अभी खोला है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा हमने 17 नई रेगुलेशंस बनाई हैं, लीगल फ्रेमवर्क पूरा बनाया है। एनटीडीसी को 2 में ब्रेक, एक एनटीडीसी और एक सिस्टम ऑपरेटर है, उसको लाइसेंस दिया है। फिर इसी तरह CPPAG एक लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करेगा, और एक मार्केट ऑपरेटर बनाया है, उसका लाइसेंस दिया है। नया ग्रिड कोड बनाया है। तो पूरे का पूरा, और ये CTBCM का पहले बेसिक डिज़ाइन, फिर फाइनल डिज़ाइन, इसको सबको अप्रूव किया है। अभी आप ये समझें कि लम्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, और वो उसमें 901 लोगों को हमने ट्रेन किया। नेपरा नहीं, पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्री के KE और डिस्कोज और NTDC और नेपरा। और फिर इसमें जो और बहुत बड़ा काम है, 711 हमने नए मीटर्स लगाए पूरे पाकिस्तान में, जो लोएस्ट एक्यूरेसी बेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी बाइंग एंड सेलिंग होगी वो उसके थ्रू होगी। और इसके अलावा एक मिरार डिपार्टमेंट, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया सारे डिस्कोस के अंदर। हर डिस्कोस के अंदर 20 लोगों का एक डिपार्टमेंट बनाया, जो कि बेहतरीन पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोजेक्शंस देंगे, ट्रांसमिशन लाइंस, और वो ट्रांसमिशन प्रोजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्शन, डिमांड साइड प्रोजेक्शन, सप्लाई के उनके। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम किए। अब ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका फ्रूट बहुत जल्द आने वाला होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे। सर ये बताइएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान पर भी काम किया आपने? जी, जब मैं आया यहाँ पे, तो मैंने पहले दिन, जैसे आपको बताया KE वाला वाक़या, तो मैंने वो जो मेरे दोस्त इंजीनियरिंग के क्लास फेलो थे, मेरे डायरेक्टर जनरल नेपरा के, उनसे मैंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान में हम कैपेसिटी कैसे ऐड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कैपेसिटी ऐड करनी है, कितनी करनी चाहिए, 1 साल के बाद कितनी, 5 साल के बाद। तो वो मेरा मुंह देखते रह गए, तो कह रहे हैं जी नो प्लानिंग एट ऑल। तो पाकिस्तान का पावर सेक्टर पिछले 75 साल से आप समझें कि जैसे खुदरो झाड़ियाँ होती हैं ना, ऐसे बढ़ रहा था, यानी कोई प्लानिंग नहीं, आप चले जा रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, उम्र यूं ही तमाम हो रही है बस। तो पहली दफ़ा मैं IGCEP लेके आया, इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। इसका मतलब ये है कि हर साल हम अगले 10 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि हमें कहाँ बिजली कितनी चाहिए, किस जगह चाहिए, किस टेक्नोलॉजी पे चाहिए, सस्ती कौन सी है, महंगी कौन सी है। तो और ये हर साल आएगा। आप बेसिकली 1 साल का अप्रूव करेंगे, अगले 9 साल जो है आप समझ लें कि जैसे बजट में होता है कि वो प्रोविजनल है। फिर अगले साल आएगा, फिर जो अगला साल होगा उसको आप फौरी तौर पे फॉर्म अप कर देंगे, अगले 9 साल फिर वो रोटेशन में होगा। तो ये इसी को डवटेल करवा रहे हैं हम ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सटेंशन प्लानिंग में, क्योंकि आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि एक प्लांट आप दुनिया के, पाकिस्तान के दूर दराज जगह पे लगा दें जहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है, तो ट्रांसमिशन लाइन लगाने के भी तो वहाँ पे पैसे होंगे ना। जब उनको आप दोनों को मिलाएंगे, डवटेल करेंगे, तो फिर क्या कॉस्ट आ रही है उसकी। दैट मेक्स द परफेक्ट सेंस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी। बिल्कुल सही है सर। क्लोजिंग थॉट्स, नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन पाकिस्तान के पावर सेक्टर का लैंडस्केप कैसा फोर्सी कर रहे हैं? 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, अल्लाह खैर। या तो हम पंजाबी में कहते हैं अन्ने या बन्ने, अल्लाह खैर। अगर तो हम देखिए कुछ चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हमारी बचत का चांस है। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पावर सेक्टर है ना पाकिस्तान का, वो इस ट्रेन का इंजन है। सर सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं हम इस चीज़? सुने, जो जहाँ इंजन जाता है ना, बाकी सारे डब्बे वहीं जाएंगे। और हमें बखूबी अंदाज़ा है, इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पावर सेक्टर हमारा कहाँ जा रहा है। इस इंजन को जब तक हम
तरक्की के मंजिल की तरफ नहीं लेके जाते। इसके ये जो हमारे सर्कुलर डेट है, लॉसेस हैं, इनएफिशिएंसीज है, मिस गवर्नेंस है, और ये सारे इनको ख़त्म नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि फ़िलीपींस में एट वन पॉइंट इन टाइम उनका लॉस तकरीबन 44% के करीब था। एक दिन वो सारे बैठे, उन्होंने कहा, उनके टॉप लोग, कि यार इसको ठीक करना है, ऐसे ही चलना है। उन्होंने कहा जैसे तो चल ही नहीं सकता, बिकॉज डूम्ड सिनेरियो। तो उन्होंने कहा जी हम इसको ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नो पर्सनल इंटरफेरेंस, नो किसी तरह की। आज उनके लॉसेस 7.5% पे हैं। इतना रिडक्शन तो क्या हम नहीं कर सकते? वो तो किसी काम के लिए मशहूर नहीं है दुनिया में, केयर गिविंग के अलावा। नियत की बात है। नियत तो है ही। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्शन। हम चीज़ों को ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें अपने जो बेसिक्स है ना उनको दुरुस्त करने, बेसिक्स ठीक करने की ज़रूरत है। हमें देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें एक पावर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए पाकिस्तान। हमें ये तय करना चाहिए कि आज के बाद मुल्क में हम किसी किस्म की चोरी नहीं होने देंगे। क्योंकि चोरी जो होती है ना, वो जो चोरी कर रहा होता है वो तो फ़ायदा उठा रहा होता है, वो सब पे स्प्रेड हो जाता है उसके जो चोरी नहीं कर रहे होते। सही। और जैसे टैक्स पाकिस्तान में जो लिमिटेड लोग देते हैं उन्हीं पे आप टैक्स डालते जाते बट ऐसे ही जो बिल पे कर रहा है पाकिस्तान में, आपको पता है 79% लोग वन वे और दी अदर सब्सिडाइज हैं। और हम जैसे लोग जो बिजली का बिल दे रहे हैं उनके भी जो है वो बिल पे कर रहे हैं। तो ये कब तक हम सहार सकेंगे? अब आप लोगों की तो कमरे टूट गई सर। इस साल तो आपकी जो है वो जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो भी बहुत नीचे आ गई है, 20-25% कम आ गई है, क्योंकि लोग इनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं और लोग नहीं चला पा रहे। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ना अपने से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। किसी सूरत में किसी किस्म की कोई हमें इनएफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। वी हैव टू डील इट विद आयरन हैंड्स, और ये वरना ये हमें ले डूबेगा। सही है। फाइनल क्वेश्चन, एज अ लीडर इन पावर सेक्टर, इक़्तिदार आला को क्या एडवाइस करेंगे? किस तरीके से मामलात को सुधारा जाए, सर्कुलर डेट को कम किया जाए? पुट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। गवर्नेंस में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बेहतरीन अंदाज में डिलीवर कर रहे हैं, तो वो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है। आप लोगों को ट्रस्ट करें, उन्हें जो आपकी इनएफिशिएंसीज़ हैं उनको पेनलाइज करें, और जो एफिशिएंसीज़ हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें रिवॉर्ड करें। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप सही बंदे लाएंगे, वो लीड करेंगे और आपको रिजल्ट्स देंगे। आप गलत बंदे लाएंगे, वो आपको डिबो देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल द वे। आप इस्लामाबाद से हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया होगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।